स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारा भारत हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से ही ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसेंटर बना रहा है, जिसमें इंडियन ओशन रीजन में भारत की सेंट्रलाइज्ड पोजीशन ने भी एक की रोल प्ले किया है। इसी तरह आज से हजारों साल पहले लिखे गए ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में जिस तरह से शिप्स और शिप बिल्डिंग के इंट्रिकेट डिटेल्स को डिस्कस किया गया है और जिस तरह अशोकन एम्पायर से लेकर चोला एम्पायर तक उनके नेवल फोर्सेस की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, उसे देखकर यह बात समझना मुश्किल नहीं कि भारत में हमेशा से ही शिप बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। सिमिलरली जब 11th सेंचुरी में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डार्क एजेस की नींद सो रहा था, तब भी भारत के राजा भोज द्वारा आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग पर युक्ति कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार जैसे डिटेल्ड बुक्स लिख दिए गए थे। यहां तक कि 15th सेंचुरी में इंडिया आए इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी ने भी अपने ट्रेवलॉग में यूरोपियन शिप्स के कंपैरिजन में इंडियन शिप्स की टेक्निकल सुपीरियोरिटी और मैसिव साइज की बात की है। आज भी भारत अपने इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 95% और वैल्यू के अकॉर्डिंग 70% ट्रेड समुद्र के जरिए ही करता है। जहां इस ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भारत ने अपनी 7500 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन पर 13 मेजर पोर्ट्स और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स डेवलप भी कर लिए हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भारत लगातार काम कर रहा है। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि आज शिप बिल्डिंग के सेक्टर में भारत कहां स्टैंड करता है? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 पर नजर डालें तो ये पाएंगे कि आज भारत दुनिया का लीडिंग शिपिंग वेसल्स एक्सपोर्टर है और इस मार्केट में ऑलमोस्ट 33% की भागीदारी करता है। इसी तरह टनेज के अकॉर्डिंग भारत ही दुनिया का 3rd लार्जेस्ट शिप रिसाइकलर है, जिसका शिप ब्रेकिंग के ग्लोबल मार्केट में 30% का मार्केट शेयर है। यही नहीं, आज दुनिया की लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी भी गुजरात के अलंग में ही स्थित है। लेकिन इसके बाद भी ग्लोबल शिप बिल्डिंग और शिप ओनरशिप में भारत की प्रेजेंस न के बराबर है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में इंडिया का शेयर महज 0.07% है, जबकि भारत दुनिया के केवल 1.2% शिप्स ही ओन करता है। इस कंपैरिजन में अगर हम ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर गौर करेंगे तो चाइना इसमें 46.6%, साउथ कोरिया 29% और जापान 17% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, जिसकी वजह से ये तीनों कंट्रीज मिलकर ही ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की 93% के हिस्सेदार हैं। सिमिलरली अगर हम शिप ओनरशिप की बात करें तो दिसंबर 2023 की स्थिति में भारत के पास महज 1526 शिप्स हैं, जिसमें से केवल 487 वेसल्स ही ओवरसीज ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो पाते हैं। ऐसे में शिप्स की कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्लोबल कैपेसिटी में इंडिया का शेयर महज 1.2% है। यही नहीं, भारत के इन शिप्स की एवरेज एज भी लगभग 21 ईयर्स से ज्यादा है, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा शिपिंग फ्लीट ग्रीस के पास है और ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी में उसकी हिस्सेदारी है 17.8%। इसी तरह चाइना की 12.8% और जापान की 10.8%। यही कारण है कि आज भी भारत अपने 95% इंटरनेशनल कार्गोज के मूवमेंट के लिए फॉरेन ओन्ड वेसल्स पर ही डिपेंडेंट है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत, जो हिस्टोरिकली शिप बिल्डिंग सेक्टर का फोर रनर रहा है, वो आजादी के 75 ईयर्स बीत जाने
जाने के बाद भी इस रेस में दोबारा खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले हमारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि आखिर क्यों इस एक सेक्टर में पिछड़ जाने से भारत की इकोनॉमी के साथ साथ उसकी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए आज हम भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को जरा करीब से समझते हैं और इसे डेवलप करने के फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्शंस के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि यदि भारत अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में आज प्रॉपरली इन्वेस्ट करता है तो इससे उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा, जो उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के साथ साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करेगा। यही नहीं, ऐसा करके मोस्टली सर्विस सेक्टर पर निर्भर रहने वाली इंडियन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपने यूथ के लिए इंडिया में ही मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के डेटा के अकॉर्डिंग आज भारत चाइना और फिलीपींस के बाद दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सी फेयरर्स या सेलर प्रोवाइडर है और ग्लोबल मैरीटाइम वर्कफोर्स में 10% का शेयर इंडियंस का ही है, जिसके आने वाले 10 इयर्स में बढ़कर 20% तक हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर भारत अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और शिपिंग फ्लीट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसे स्किल्ड वर्कफोर्स अपने देश में ही मिल जाएगी। इसी तरह जिस गति से ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर बढ़ रहा है उसे देखते हुए एक रोबस्ट डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग सेक्टर फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के साथ साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एनहेंस करने का भी काम करेगा, जिससे भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस दोनों एनहेंस होंगे। अब देखिए, बीते कुछ सालों में ही हमें हूती अटैक्स के चलते रेड सी क्राइसिस देखने को मिला। इसी तरह ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अक्सर सप्लाई चेन को डिसरप्ट करते रहते हैं। यही नहीं, फॉरेन वेसल्स पे डिपेंडेंस की वजह से ही 2022-23 में ही भारत को केवल सी फ्रेट चार्जेस के लिए $75 बिलियन का सिग्निफिकेंट फॉरेक्स आउटफ्लो झेलना पड़ा, जिसके आने वाले कुछ सालों में ही $100 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद है। ऐसे में भारत के लिए अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और शिपिंग फ्लीट डेवलप करने से वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को इन जियो स्ट्रेटेजिक रिस्क से सेव कर सकता है, साथ ही इससे वो अपने फॉरेक्स आउटफ्लोज को भी कम कर सकता है। साथ ही भारत का रोबस्ट शिप बिल्डिंग सेक्टर ग्लोबल मैरीटाइम सप्लाई चेन्स में इंडिया की पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करेगा, जिसकी वजह से आगे जाकर इंडियन ओशन रीजन में अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया इन मैरीटाइम सप्लाई चेन्स में शिप मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और लीजिंग का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनकर उभर सकता है। यहां भारत वेस्टर्न इकोनॉमीज और ग्लोबल सप्लाई चेन को वो मच नीडेड डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर सकता है जो बीते लंबे समय से अपनी इन जरूरतों के लिए ईस्ट एशियन नेशंस पर निर्भर हैं। अब आप यूएसए का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक और उसने चाइना से ट्रेड वॉर छेड़ रखा है, मगर इस ट्रेड वॉर में यूएसए का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आज उसकी नेवल फ्लीट कोल्ड वॉर एरा के कंपैरिजन में भी आधी रह गई है। साथ ही ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूएसए का शेयर भी 0.1% के आसपास ही है, जबकि इसके उलट चाइना की नेवल फ्लीट दुनिया में सबसे बड़ी है और शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के मामले में वो दुनिया के बाकी देशों से मीलों आगे खड़ा है, जिसकी वजह से आज चाइना ग्लोबल मैरीटाइम सप्लाई चेन को काफी हद तक कंट्रोल करता है। और यही कारण है कि आज नेवल सपोर्ट के लिए यूएसए के सामने भी जापान और कोरिया जैसे देशों से मदद मांगने की नौबत आ खड़ी हुई है। ऐसे में इस डायरेक्शन में भारत के एफर्ट्स उसे ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी एक की पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन परिस्थितियों में हम मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के पोटेंशियल को भी साफ समझ सकते हैं। सिमिलरली यहां हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिप बिल्डिंग इंडिया की ब्लू इकोनॉमी का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। वही ब्लू इकोनॉमी जिसमें फिशरीज, पोर्ट डेवलपमेंट और मरीन टूरिज्म जैसे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं और आज इंडिया की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे में भारत का शिप बिल्डिंग सेक्टर उसकी इस ब्लू इकोनॉमी को एक नया पुश देने का काम करेगी। एडिशनली ये सेक्टर भारत के मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स के लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प कर सकता है, जो आगे जाकर उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने में एक की रोल प्ले करेगा। इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देश के इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग को एनहेंस करने का भी काम करेगी, जहां यह भारत के सागरमाला प्रोग्राम और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के सपने को भी एक नया बूस्ट देगा। यही नहीं, यह इंडस्ट्री हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने और रोड एंड रेल नेटवर्क्स को डीकंजेस्ट करने में भी एक की रोल प्ले करेगी।
मगर भारत की अपनी वेल डेवलप्ड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होने का केवल इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है, बल्कि इस सेक्टर का डेवलप होना देश के स्ट्रैटेजिक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करने के लिए भी जरूरी है। अब देखिए, अगर भारत अपनी एक स्ट्रांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर लेता है तो वो आगे जाकर आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने से अलाइन होकर वॉरशिप्स, सबमरीन्स और पेट्रोल वेसल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी सेल्फ रिलायंस इंश्योर कर सकता है, जो उसके मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में एक की रोल प्ले करेगा। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इस डेकेड के एंड तक भारत को दुनिया के 10 टॉप शिप बिल्डिंग नेशंस के बीच देखना चाहता है और बीते साल के बजट ने 2047 तक टॉप 5 में पहुंचने का टारगेट सेट किया है। मगर भारत के लिए ऐसा करने में बहुत सी रुकावटें और हिंड्रेंस हैं, जिन्हें दूर किए बिना उसके लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। अब देखिए, आज भारत के पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कुल मिलाकर लगभग 30 शिपयार्ड्स मौजूद हैं, जिनमें पब्लिक सेक्टर के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, और प्राइवेट सेक्टर के L&T शिप बिल्डिंग और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RNEL प्रमुख हैं। मगर इसके बाद भी भारत शिप बिल्डिंग नेशंस के बीच टॉप 20 में जगह नहीं बना पा रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत से बॉटलनेक्स से जूझ रही है। इंडिया के शिपयार्ड्स ग्लोबल लीडर्स के कंपैरिजन में काफी छोटे और लेस ऑटोमेटेड हैं, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है और कंस्ट्रक्शन टाइम भी। यही नहीं, बहुत से गवर्नमेंट शिपयार्ड्स तो आउटडेटेड मशीनरी और इनएडिक्वेट ड्राई डॉक्स का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं और इसीलिए उनके पास लार्जर वेसल्स बिल्ड करने की एबिलिटी ही नहीं है। अब आप कोचीन शिपयार्ड का ही एग्जांपल ले लीजिए, जिसका लार्जेस्ट ड्राई डॉक 310 मीटर का है, जबकि चाइना के शंघाई वैगाओ शाओ शिपयार्ड में 420 मीटर का दुनिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक मौजूद है। इसी तरह UAE का जेबल अली पोर्ट अपनी एफिशिएंसी इनहेंस करने के लिए और शिप टर्न अराउंड टाइम को 4 to 6 आवर्स तक रिड्यूस करने के लिए AI ड्रिवन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करता है। मगर इंडियन शिपयार्ड्स अब भी टेक्निकली इंफीरियर हैं। असल में शिप बिल्डिंग एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसे शिप बिल्डिंग शुरू करने के पहले ही शिपयार्ड्स, मशीनरी और स्किल्ड लेबर जैसी रिक्वायरमेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मगर इंडियन शिप बिल्डर्स के लिए लो कॉस्ट फाइनेंसिंग सिक्योर करना अपने आप में टेढ़ी खीर है, जबकि उनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को स्ट्रॉन्ग स्टेट बैक्ड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, चाइना अपनी डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हेविली सब्सिडाइज करता है, साथ ही वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और नॉन चाइनीज शिप बिल्डर्स की अपने मार्केट में एक्सेस को कम रखने के लिए फॉरेन कॉम्पिटिटर्स पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यही नहीं, लॉन्ग टर्म शिप बिल्डिंग क्रेडिट फैसिलिटीज और एक डेडिकेटेड मैरीटाइम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की एब्सेंस भारत के कॉम्पिटिटिव एज को और भी कमजोर बना देती है। नतीजा यह होता है कि इंडियन शिपयार्ड्स को फाइनेंसेस के लिए एक्सपेंसिव कमर्शियल बैंक लोन्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जबकि अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहां का कोरिया ओशियन बिजनेस कॉर्पोरेशन यानी KOBC डोमेस्टिक शिप बिल्डर्स को लो कॉस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वो ग्लोबल मार्केट के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। दूसरी ओर जहां चाइना, साउथ कोरिया और जापान की शिपिंग इंडस्ट्री वेल इंटीग्रेटेड मैरीटाइम क्लस्टर, शिपयार्ड्स, कंपोनेंट सप्लायर्स और पास ही मौजूद एडवांस्ड R&D फैसिलिटीज से लैस है, वहीं इंडियन बिल्ड शिप्स की लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसे ग्लोबल मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। इसी तरह पोर्ट कंजेशन और पुअर लॉजिस्टिक्स शिप बिल्डिंग की सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यही नहीं, इंडियन शिप बिल्डर्स बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि मरीन ग्रेड स्टील, नेविगेशन सिस्टम्स और प्रोपल्शन इक्विपमेंट के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर ही डिपेंडेंट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सप्लाई चेन को भी वल्नरेबल बना देता है। मगर इसके लिए बहुत हद तक इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी पैरालिसिस और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए भारत में शिप बिल्डिंग का अप्रूवल प्रोसेस ही अपने आप में बेहद कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। यहां तक कि लैंड एक्विजिशन और कोस्टल रेगुलेशन जोन कंप्लायंस की वजह से पोर्ट एक्सपेंशन और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलने में ही 2 to 3 इयर्स का टाइम लग जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया में शिप बिल्डिंग का डोमेस्टिक मार्केट भी वीक है। यहां तक कि इंडियन शिपिंग कंपनीज इंडियन शिपयार्ड से नए शिप्स ऑर्डर करने के बजाय सेकेंड हैंड फॉरेन शिप्स खरीदना
प्रेफर करती हैं। और स्ट्रांग डोमेस्टिक ऑर्डर बुक की एब्सेंस में इंडियन शिपयार्ड्स भी अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करने या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। यही कारण है कि आज इंडियन शिपयार्ड्स का एनुअल शिप बिल्डिंग आउटपुट महज 0.072 मिलियन जीटी है, जबकि अगर भारत को मैरिटाइम इंडिया विजन के टारगेट को अचीव करना है तो 2030 तक इसे बढ़ाकर 0.33 मिलियन जीटी करने की जरूरत है। अब हालांकि इस दिशा में इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बड़े शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है, जिससे इन्हें फाइनेंस करना अब 10% पॉइंट्स तक सस्ता हो जाएगा। यही नहीं, हाल ही में गवर्नमेंट सरफेसी एक्ट 2002 को अमेंड करने की तैयारी में भी दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब लोन डिफॉल्ट की स्थिति में शिप्स को ऑक्शन किया जा सकता है। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले बैंक्स को यह अधिकार नहीं थे। ऐसे में बैंक्स को शिप्स बिल्ड करने के लिए लोन देना भी मुश्किल हो जाता था, मगर अब वो रास्ता साफ हो गया है। इसी तरह बजट 2025 में गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया है, मगर इस स्टेप का एक कैच ये है कि इस फंड का केवल 49% ही गवर्नमेंट की ओर से आएगा, जबकि बाकी का 51% मेजर पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में इस कंडीशन ने इस पूरे फंड की सस्टेनेबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यही नहीं, इंडियन मेड शिप्स की डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टेट रन फर्म्स को इंडियन मेड शिप्स खरीदने के लिए एनकरेज कर रही है, जिससे लैक ऑफ डिमांड और पुअर सप्लाई के विशियस साइकिल को तोड़ा जा सके। मगर अभी भी ये स्टेप्स इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए काफी नहीं है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इसके लिए कुछ पॉइंटेड सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शिप बिल्डिंग कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने और फॉरेन डिपेंडेंस को मिनिमाइज करने के लिए इस सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह मेक इन इंडिया को सागरमाला प्रोग्राम से लिंक करने से भी पोर्ट्स के नजदीक डेडिकेटेड मैरीटाइम इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। दूसरी ओर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर एक डेडिकेटेड शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जो कि लो इंटरेस्ट लोन्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट और शिप लीजिंग ऑप्शंस जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। यही नहीं, इस इंस्टीट्यूशन की स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग को इंश्योर करने के लिए इसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भी लिंक किया जा सकता है। सिमिलरली कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया जाए। साथ ही गवर्नमेंट चाहे तो 2023 में ही इंट्रोड्यूस किए गए डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स यानी देश बिल को फिर से इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी मदद से मैरीटाइम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिल्ड किए जा सकें, जहां शिप बिल्डर्स को वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें। मगर इन सब के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को रिड्यूस करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने की दिशा में भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे शिप बिल्डिंग सेक्टर से जुड़े अप्रूवल्स को भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू वर्कआउट किया जा सके। साथ ही इससे जुड़े टैक्स स्ट्रक्चर्स और लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स भी स्ट्रीमलाइन करने होंगे, जिससे इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट हो सके। तो दोस्तों, ऐसे में हम देख सकते हैं कि यदि भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करना है तो इसके लिए हमें बहुत से सक्सेसिव चेंजेस लाने की जरूरत है। आफ्टर ऑल, ऐसे सक्सेसिव चेंजेस करके ही हम शिप बिल्डिंग के सेक्टर में भारत को फिर से उस मुकाम पर पहुंचा पाएंगे जहां वो हुआ करता था और जहां उसे फिर एक बार होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।